हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हो। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके कह रहे हैं मैम ग्रामर पढ़ाइए, बेसिक ग्रामर पढ़ाइए शुरू से। तो बच्चों, आप लोगों के लिए शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है बेसिक ग्रामर का। जो बेसिक होता है, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, अव्यय क्या होते हैं, कैसे हम शब्दों का उचित क्रम देखते हैं। तो आप लोगों को व्यवस्थित रूप से शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आपका यूपी बोर्ड का हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड का हो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय क्या होते हैं। अब आप लोगों ने अव्यय का नाम सुना होगा, अव्यय भाव समास। जब समास पढ़ते हैं तब समास का एक प्रकार होता है अव्यय भाव समास। ठीक है, तो बच्चे वहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अव्यय होते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी अव्यय क्या है और अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, और उसको जानने का सबसे आसान सा तरीका है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ग्रामर के आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, अव्यय अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। याद रखना, अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, विकार उत्पन्न होने का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, आप लोग जब संधि पढ़ते हो तब सुना होगा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, शब्द आया वहां पर विकार। विकार का बिल्कुल उल्टा होता है, विलोम होता है अविकारी। अविकारी मतलब कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, परिभाषा को समझने की कोशिश करना। और मैंने हमेशा कहा है, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने होंगे। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण, अब आप लोगों ने देखा होगा कोई शब्द होता है उसका लिंग भी परिवर्तित होता है। ठीक है, वचन भी परिवर्तित होता है और काल और कारक ये सब परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अव्यय या फिर अविकारी शब्द। दोनों एक ही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है, अव्यय भी और अविकारी शब्द भी। अव्यय अपने हर स्थिति में अपने, अब दूसरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, अव्यय अपने हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता। रूपांतर मतलब उनका जो रूप है वो बदलता नहीं है। इसीलिए ऐसे शब्द कैसे होते हैं, अविकारी, मतलब कि कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है, इसको उदाहरण समझते हैं। शब्द है मैं यहां खेलता, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आया खेलता। अब खेलता, सॉरी, यहां पर शब्द आया यहां। अब यहां जो शब्द है ये है अव्यय, यानी कि इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना तो इसमें लिंग परिवर्तन होगा, ठीक है, ना इसमें वचन परिवर्तन। अगर हम कहें कि इसी वाक्य का हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा, लिंग। सबसे पहले जान लो लिंग होते क्या है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे पुल्लिंग जाति का बोध होता है यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा स्त्रीलिंग, और जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द आया है मैं यहाँ खेलता हूँ। अगर इस वाक्य का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ खेलती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खेलता हूँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ खेलती हूँ। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर जो यहाँ शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
बदल गया, लिंग बदला है, लेकिन यहाँ बदला है क्रिया में लिंग, ठीक है। खेलता, खेलना, पढ़ना, सोना, लिखना, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं क्रिया। तो यहाँ पर खेलती, खेलता की जगह खेलती हो गया। तो ऐसा शब्द जिनका लिंग वचन कारक में, एक और उदाहरण देखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। काल परिवर्तन कर, अभी लिंग किया था, अब काल परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहां खेलती हूं लिखा, ठीक है, तो मैं यहां खेलती थी, क्या आ गया शब्द भाई, मैं यहां क्या करती थी, खेलती थी। फिर भी जो यहां शब्द है ये ज्यों का त्यों रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि काल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक बार देख लेते हैं वचन के, मैं यहां खेलती हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम यहां खेलते थे। मैं से क्या हो गया, मैं से हो गया हम, ठीक है। तो फिर भी जो शब्द यहाँ है, यहाँ शब्द वो कैसा रहा, वो पहले जैसे, यानी कि ज्यों का त्यों रहा। ना तो लिंग में परिवर्तन हुआ, ना काल में, ना यहाँ पर वचन में कोई परिवर्तन हुआ, और ना ही यहाँ पर कार किसी प्रकार के कोई कारक में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे उदाहरण के बाद आपको अव्यय अब अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो अब उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे इधर, ठीक है, इधर उधर, किंतु, परंतु, ठीक है, क्यों, जब, तब, ठीक है, जब, तब, तक, इसीलिए यथा। अब ये जो शब्द आए हैं ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब जान लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, जब मैं पढ़ने जाता हूं तब वह भोजन करता है, करने जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है करने जाता है। अब जब मैं, शब्द क्या आया, जब, ठीक है, क्या हो गया, जब का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आ गया तब, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए अविकारी शब्द। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्या आ गया, अभी, ये भी क्या हो गया, अव्यय हो गया, अविकारी शब्द हो गया। फिर है सीता और गीता बहनें हैं, अब यहाँ पर क्या आया, और शब्द, ध्यान से सुनना, और सीता, अब ये जो शब्द है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी एक प्रकार का अव्यय है। यहाँ मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये भी एक प्रकार का अव्यय है, और जब तब, ये सारे कैसे, ये सारे अव्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। याद रखना, हिंदी ग्रामर में को आप अगर बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़नी है तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने होंगे, ठीक है। अभी तो वैसे ये बेसिक है, कक्षा 10वीं से लेके 12वीं तक के लिए है। अगर आप आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आपको ये चीजें और विस्तृत रूप से पढ़नी होगी। तो यहाँ अभी आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, चीजों का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अव्यय के जो प्रकार है उनके भी प्रकार होते हैं, तब आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, दिख रहा है। और याद रखना, आपको ये जो स्लाइड्स मिलती हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपके पास ये सेव हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं, ठीक है। भेद मतलब कि प्रकार। तो पहला भेद होता है क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक, ठीक है। ध्यान समझना, क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ये तो पता था, ठीक है। अब ऐसे अवयव जो कि क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। दूसरा है संबंध बोधक, ऐसे अवयव जो दो वाक्यों के मध्य संबंध दर्शाते हैं, संबंध बोधक, ठीक है। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक
यानी कि ऐसे अवयव जो वाक्यों में हमें बताते हैं कि किस तरह से उनके मध्य मतलब जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे जो शब्द आते हैं वहां पर होता है आपका संबंध समुच्चय बोधक। ठीक है, फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक मतलब जहां पर आपको विस्मय हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है, वहां पर होते हैं आपके विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनका देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिया विशेषण अवयव। वे शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता, याद रखना क्रिया विशेषण, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, क्रिया विशेषण वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो जो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, कैसे क्रिया, आप ध्यान से सुनना, क्रिया कब, कहां, कैसे और उसके परिणाम जो भी बताता है वो शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। याद रखना इस ये परिभाषा, इसको बड़े ध्यान से सुनना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या लिखा है, क्रिया कब, कहां, कैसे हो रही है और उसके क्या परिणाम है, तो परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझना, जैसे क्या लिखा है, सुशील धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे तो बता दिया कि भाई सुशील कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये शब्द क्या हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है ज्योति वहां पढ़ाई करती है, ज्योति वहां पढ़ाई करती है, तो यहाँ पर जो वहां शब्द है ये भी क्रिया विशेषण। सीता छत पर बैठी है, सीता छत पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर शब्द आया है ये भी हो गया आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का, अब ध्यान से सुनना, जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा शब्द आया संज्ञा, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इतना ध्यान दो, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बता रहा। ठीक है, कोई संज्ञा या सर्वनाम आ गई, उसके साथ वाक्य में कोई दूसरा शब्द भी आ गया, तो उनका जो संबंध बताता है वो होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, कैसे समझोगे, इसको भी उदाहरण से ही समझना होगा आपके। जैसे वृक्ष के ऊपर, अब ये जो संबंध बोधक है इनमें आप अक्सर आप देखेंगे के साथ और के लिए, इस तरह के शब्द आप अक्सर देखेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके संबंध बोधक। चलिए अब क्या लिखा है, वृक्ष के ऊपर चिड़िया चहक रही है, तो किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर। यहां पर ये जो संज्ञा है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो वृक्ष के ऊपर चिड़िया चहक रही है। दूसरा है माता पिता के बिना तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो के शब्द है ये के बिना, तो ये माता पिता, ये क्या है, ये संज्ञा, तो संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये संबंध बता रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही घर के पीछे एक गली है, तो क्या है, घर क्या हो गया, घर एक संज्ञा हो गया और घर के पीछे एक गली है, तो इस शब्द का इस शब्द के साथ संबंध कौन बता रहा है, के पीछे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखो लो, अव्यय क्या होता है, अव्यय कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों को आपको कैसे पहचानना है। जैसे अव्यय यानी क्या, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो जान लिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक और लास्ट में क्या है, विस्मयादि बोधक। इसके आगे हम लोग निपात भी पढ़ेंगे, वो भी हिंदी ग्रामर का, व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब लिखा हुआ है संबंध बोधक। क्या है, जब संबंध बोधक अव्यय संबंध ना जोड़कर साधारण रूप में प्रयोग होता है तो वह क्या करता है, क्रिया विशेषण का काम करता है। ठीक है, ध्यान से रुकना। अब जब संबंध बोधक जो अव्यय है उसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं कि वो सर्वनाम और संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध नहीं बताता है, तब वो जो शब्द अव्यय है वो क्रिया विशेषण का काम करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे राम छत पर खड़ा है, ठीक है, राम छत पर खड़ा है, तो यहाँ पर जो राम है उसका संबंध बता, इस
ये जो संज्ञा शब्द आया है इसका ये जो पर है ये अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है, ठीक है। लेकिन लिखा है छत पर खड़ा है, ठीक है, छत पर खड़ा है, यहाँ पर तो किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं, कोई संज्ञा ही नहीं है, सिर्फ पर शब्द है, तो यहाँ पर ये पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे लिखा है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर, ठीक है, जो क्रिया की ना क्रिया की विशेषता बताते हैं ना संज्ञा की, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे यद्यपि, परंतु, किंतु, चूंकि, लेकिन, ये जो शब्द हैं ये शब्द क्या करते हैं, वाक्यों को आपस में संबंध बता रहे हैं, वाक्यों को जोड़ भी रहे हैं और संबंध भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या लिख रही है विशेषता, उसकी परिभाषा, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या एक पद, ठीक है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से परस्पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक वाक्य को दूसरे, ठीक है। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा एक वाक्य हो गया, लेकिन मैं वहां रुकूंगा नहीं, ठीक है। वह घर आया था परंतु उसने खाना नहीं खाया, तो ये वह घर आया था, ठीक है, और परंतु शब्द आ गया, लेकिन परंतु उसने खाना नहीं खाया, तो जो लेकिन शब्द है वो क्या है, वो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो लेकिन शब्द है वो हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, आंधी आई और बारिश हुई, ठीक है, आंधी आई और बारिश हुई, तो शब्द दो वाक्य आपस में जुड़ गए। फिर है उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, आ गया शब्द उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिला, वो सफल नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य, और आपस में जो परंतु शब्द है उससे वो दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आया, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार, तो यहाँ पे जो तो शब्द आया ये क्या हुआ, इस वाक्य को तुम मेरी मदद कर सको बड़ा उपकार होगा, इसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों को आपस में, ना यहाँ पे वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ना यहाँ पे वो क्रिया विशेषण अव्यय है, ना यहाँ पे वो संबंध, ना वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा, बल्कि क्या कर रहा है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो हो गया आपका ये समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। क्लियर है ये वाला? चलिए आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सबसे ज्यादा आसान है, आपको सुन के ही नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा। विस्मयादि बोधक, जिससे हमें विस्मय हो, ठीक है, ध्यान से पढ़ना परिभाषा, जिन अवयवों से आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुशी, शोक, शोक मतलब होता है दुख, ठीक है। तो जिन अवयवों से आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि के भाव प्रकट करें उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक, क्या करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, खुशी और दुख, ठीक है। ध्यान से रखना, विस्मयादि बोधक ऐसे अव्यय जिनसे हमें इस तरह के जो आश्चर्य के भाव आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। चलिए ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब इसको हम कैसे समझेंगे, हाय ये क्या हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे एक कारक भी समझ में आएगा, कारक नहीं एक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह होता है, ये होता है संबोधन कारक। संबोधन मतलब किसी को बुलाना या पुकारना, ठीक है। जब हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें चिन्ह देखे थे, ठीक है, कौन से चिन्ह, जितने भी हिंदी में चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, और एक ये चिन्ह था विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। वहां पे हमने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी पढ़ा था, और अब ये जो चिन्ह है ये संबोधन कारक के तौर पर भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये विस्मय की बातें बता रहा, ठीक है। जैसे हाय ये क्या हो गया तो मुझे, ठीक है, हाय ये क्या हो गया मुझसे,
ठीक है। अरे, अब ये जो हाय शब्द है ये क्या है, ये ही अव्यय है। अरे, अरे है ये भी अव्यय है, और वाह ये भी अव्यय है, ठीक है। ऐसे शब्द जो हमें किसी ना किसी भाव के बारे में बता रहे हैं, या चाहे वो भाव घृणा का हो, प्रेम का हो, दुख का हो, शोक हो, ठीक है, तो वहां पर होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो आज हमने क्लास में कौन कौन से अव्यय पढ़ लिए, 4 अव्यय। 4 अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये होते हैं अव्यय। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे यथा, तथा, यहाँ, वहां, इधर, उधर, जो, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है निपात, ठीक है। हम कई बार इस शब्द का प्रयोग तो हर वाक्य में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कहलाते क्या हैं, ठीक है। जैसे लिखा है निपात, मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। कैसे होता है, अवयवों के लिए होता है, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात का प्रयोग, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, जो निपात है, अब हम कहते हैं तुमने ऐसा ही किया, तुमने ऐसा ही किया, मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा, शब्द आ गया ना भी। अब किसी को तो पता नहीं होगा भाई ये भी क्या है, तो अब ये जो भी है ये है निपात, ठीक है। ध्यान से सुनना, निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ, ठीक है। श्रव्य भावार्थ मतलब आप जो वाक्य बोल रहे हैं उस पर एक बल प्रदान कर रहा है, ठीक है। उसके सुनने का एक भाव निकल रहा है कि मैं भी यही करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं भी यही करूंगा। तो भी क्या हो गया, निपात, तो वो पूरे वाक्य में एक बल प्रदान कर रहा है। तो आपका जो वाक्य है, जो सामने वाला सुन रहा है, वो उस वाक्य को समझेगा, और उस वाक्य को क्या समझेगा, प्रभावशाली भी समझेगा। क्या लिखा है, निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए करते हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, ठीक है। ये सहायक शब्द होते हैं लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान, यहाँ पे लिखा है ना कि निपात का काम क्या होता है, कि जो शब्दों का समूह है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य, ठीक है, वर्णों का समूह शब्द, तो यहाँ पे लिखा है कि जो शब्दों का शब्द समूह को बल प्रदान, निपात का काम क्या होता है, शब्द समूह को बल प्रदान करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं भी यही करूंगा, तो क्या लग रहा है, सामने वाला सुन रहा है कि हाँ मैं भी, जो भी शब्द है वो क्या कर रहा है, वो एक बल प्रदान कर रहा है, ठीक है। चलो इसके भी उदाहरण देखो, उदाहरण से ही आप समझ पाओगे। उदाहरण है हाँ, ठीक है, हाँ, जी, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ। अब फिर है अवश्य, जी नहीं, नहीं, मत, ठीक है, क्या, काश, कैसे, हाय, सा, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन भी आदि। ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, ये शब्द है निपात। जब किसी वाक्य में हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में एक बल प्रदान होता है और उसे ही हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। लगभग वो सही है, वो सही है, और लगभग वो सही है, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। लगभग अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस वाक्य पे वजन पड़ेगा और उसको एक बल मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अव्यय, ये होते हैं आपके निपात। चलिए, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़े अव्यय। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं और इसके साथ साथ हमने निपात भी जाना, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने। हाँ, और डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले आपका यूपी बोर्ड का भी, बिहार बोर्ड का भी, राजस्थान, सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।